स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे। आज हम सब पिछली वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू रीड पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल and after that gerund and infinitive. ओके अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आपको दुविधा होगी। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ वाचिंग मी, प्लीज़ watch each and every video that has been uploaded on your channel। आप एक एक करके देखें, पास करें, उसका नोट्स बनाएं, तो चीज़ें जितनी आप लिखते हैं उतना ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आती हैं। राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो देख लेने से अगर आप समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। यू हैव टू राइट डाउन ऑन अ पेज, यू हैव टू मेक नोटबुक that will provide you better future. Let's go on a topic. The topic is past participle. Past participle क्या है? इंट्रोडक्शन में जब हम जाते हैं इसके, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिया में हुआ, हुई, हुए, ये जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें रहेगा, इसलिए पहचानना सरल हो जाता है। यानी इन अबव यू कैन फाइंड आउट इनटू हिंदी हुआ, हुई, हुए। और एक नोट भी आप जानते रहें, क्या? पास्ट पार्टिसिपल वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। इसको आप ध्यान दे रहे हैं कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो किसका काम करता है? वो विशेषण का कार्य करता है। और इसका रूल क्या है? रूल ये है, V3 इज यूज्ड फॉर मेकिंग पास्ट पार्टिसिपल। ये ध्यान दीजिएगा कि V3 यानी जिस क्रिया में हुआ, हुई, हुए जुड़े रहेंगे उसका हम थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने टूटी हुई कुर्सी खरीदी। अब आप देखें, खरीदी दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। अब आप रूल पढ़े हैं, वी हैव टू यूज द सेकेंड फॉर्म फॉर पास्ट इंडेफिनिट। तो आई, अब टूटी हुई, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। अब ये क्लियर भी हो रहा है कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो आई बॉट अ ब्रोकन, आई ब्रॉट ए ब्रोकन चेयर। मैंने टूटी हुई कुर्सी खरीदी। ठीक, दूसरी बात क्या हो जाएगी? इस पर हम और भी वाक्य ले सकते हैं। लता ने फटी हुई किताब खरीदी। अब ध्यान दीजिएगा, लता बॉट अ कैसा? टीयर टू टॉर्न, थर्ड फॉर्म, टॉर्न बुक। सो यहाँ आप देखें, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल एंड दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। काम किसका करते हैं? ये एडजेक्टिव का। अब आप इंटर में जब रहेंगे, अभी हम लोग सिंथेसिस से पढ़ेंगे, तो इसका एनालिसिस अगर हम करें, इसी का एनालिसिस अगर हम कर दें तो थोड़ा सा आप देखिए, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। क्या? लता बॉट ए बुक, ये एनालिसिस है,
ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस का मतलब तोड़ना होता है, भेद करना। लता बॉट ए बुक, अब यहाँ हो जाएगा द बुक वाज टॉर्न, द बुक वाज टॉर्न। लता ने किताब खरीदी, किताब कैसी थी? फटी हुई थी। अब जब दोनों को हम एक कर दिए, तो जब दोनों को एक करेंगे तो हमारा सेंटेंस यही बनेगा, लता बॉट अ टॉर्न बुक। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ये सिंथेसिस हो गया, ये आपका एनालिसिस हो गया, और ये आपका जो है सिंथेसिस हो गया, जो कि आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। एनालिसिस को हटा दिया गया है, लेकिन आप जानते रहिए कि इसी सेंटेंस को वी कैन एनालाइज इन टू फॉर्म। लता बॉट ए बुक, लता ने किताब खरीदी। द बुक वाज टॉर्न, किताब फटी हुई थी, और दोनों को हमने जोड़ कर लिख दिया, लता बॉट ए टॉर्न बुक। तो पास्ट पार्टिसिपल। और आप देखें, मैंने एक जख्मी शेर देखा। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, जख्मी यानी घायल हुआ, बाउंडेड या इंजर्ड, तो मैं कह सकता हूं आई सा ए बाउंडेड लायन, आई सा ए बाउंडेड लायन, या आई सा एन इंजर्ड लायन, आई सा एन इंजर्ड लायन। अब देखिए, ये इसका सिंथेसिस है, लेकिन अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो दो भागों में बटेगा। पहला भाग क्या हो जाएगा, आई सा ए लायन, आई सा ए लायन पहला। दूसरा हो जाएगा क्या, द लायन वाज बाउंडेड, द लायन वाज बाउंडेड। ऐसा, ये देखिए एनालिसिस हो गया। जब मैंने इसको एनालाइज किया तो ये बना, और सिंथेसिस में आपके ये ट्रांसलेशन बन जाएंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। दूसरी बात क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वर्ब में हुआ, हुई, हुए इत्यादि सब जुड़े होते हैं, तो जिसमें ये जुड़े होंगे उसका हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप ध्यान दीजिएगा एक बात, इसमें होता क्या है, के बाद शब्द जुड़ा होता है ना। यानी एक कार्य जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, लगभग दोनों समाप्त ही रहते हैं, लेकिन एक कार्य जब पूर्ण रूप से समाप्त होता है तो दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। और याद रखिएगा, इसमें के बाद शब्द दिया रहेगा ना। यानी हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, व्हेन वन वर्क इज already completed, then second work takes place। यानी एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो दूसरा कार्य इसका जो है प्रारंभ होगा। इस चीज को आप ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है। अब दूसरी बात हम लेते हैं इसका रूल। रूल क्या है बेटा? रूल है हैविंग प्लस V3। यानी याद रखिएगा, हैविंग प्लस V3 का हम इसमें यूज करते हैं। तो हैविंग प्लस V3 का यूज हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एक कंडीशन लेते हैं, क्या? घर जाने के बाद, घर जाने के बाद मैंने गीत गाया, घर जाने के बाद मैंने गीत गाया। अब आप ध्यान दीजिएगा,
एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जा रहा है और दूसरा कार्य तब प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि के बाद शब्द दिया ही रहेगा, इस चीज को भी आप ध्यान दें। जरूरी नहीं है कि के शब्द आपको दिया ही रहेगा, बाद वाला शब्द ये छुपा भी रह सकता है। तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सेंटेंस को पढ़ेंगे कि क्या सेंटेंस का एक पर कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है या नहीं। अब देखिए, पहले हमने रूल क्या बताया, हैविंग प्लस V3, यानी हैविंग गॉन टू हाउस, हैविंग गॉन टू हाउस, क्या, मैंने गीत गाया, आई सैंग ए सॉन्ग, आई सैंग ए सॉन्ग। क्लियर हो गया? अब जरा समझे कि अगर हम इसका एनालाइज करें तो एनालाइज, ये तो सिंथेसिस हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंथेसिस फार्म है। कक्षा 10 के बच्चे 9 के नहीं समझ पाएंगे, इंटर में जो बच्चे होंगे वो जान रहे होंगे। सिंथेसिस क्या होता है, वी कंबाइन 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस इनटू 1 सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस शब्द किस शब्द से मिलके बना है? चलिए इसकी जब टॉपिक पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। अब हम अगर इसको हम लोग एनालाइज करें तो देखिए, पहला सेंटेंस क्या बनेगा कि ही हैज गॉन होम, मान लीजिए पहला बन गया। और दूसरा क्या बनेगा, ही सैंग ए सॉन्ग, ही सैंग ए सॉन्ग। ये एनालाइज है, एनालिसिस इसको कहते हैं। अब सिलेबस से हट गया है, लेकिन आप जानते रहिए, ये दोनों को जोड़ करके ये वाक्य हम बनाते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई हमसे कह दे कि आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाइए, तब आप कैसे कहेंगे, आफ्टर, आफ्टर गोइंग होम, आफ्टर गोइंग होम आई sang ए song, आफ्टर गोइंग होम आई sang ए song। क्लियर? Any problem? I don't think so that you are going to get any problem. अब और उदाहरण लेते हैं। पत्र लिखने के बाद मैं बाहर आया, पत्र लिखने के बाद मैं बाहर आया। अब क्या है, देखिए यहाँ लिखने के बाद, ठीक, अब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हैविंग रिटेन, थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटेन अ लेटर, मैं बाहर आया, आई केम आउट, आई केम आउट। क्लियर हो गया? अब एनालिसिस अगर आप करेंगे तो एनालिसिस इसका 2 पार्ट बनेगा। क्या एनालिसिस करेंगे बेटा? पहला होगा आई रोट ए लेटर, आई रोट अ लेटर, पहला एनालिसिस हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आई केम आउट, आई केम आउट। तो ये एनालाइज, इसका एनालिसिस हो गया। और इसका सिंथेसिस क्या हुआ, हैविंग रिटन ए लेटर आई केम आउट। इसी को हम अगर प्रेजेंट पार्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर राइटिंग, आफ्टर राइटिंग अ लेटर आई केम आउट। एनी प्रॉब्लम? तो आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसे बना सकते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स, और if you want to suggest us how we can improve ourselves, then you can also write down in your comment box your opinions, your suggestions will be beneficial for all of us. Okay? अब हम लोग चलते हैं जीरंड पर। पूर्वकालिक क्रियाओं में आपने पार्टिसिपल पढ़ा, नॉन इन्फिनिटिव के 3 पार्ट पढ़े थे। नॉन इन्फिनिटिव का फॉर्म क्या था? नॉन इन्फिनिटिव में पार्टिसिपल, जीरेंड और इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को मैं लास्ट में ले रहा हूँ क्योंकि अभी आप इन्फिनिटिव के बारे में बहुत कम जानते हैं, और मैं इन्फिनिटिव को थोड़ा सा एक बड़ा कॉन्सेप्ट उसका लेकर के आऊँगा, जिससे कोई चीज़ ऐसी न रहे जो
आपको न आती हो। जैसे कहीं आपने लिखा है गो, या लिखा है सिंग, या लिखा है प्ले, इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? आप गो, प्ले, सिंग, क्या अर्थ होता है इसका? प्रायः आप कहते हैं गो मीन्स जाना, यही कहते हैं ना। सिंग मीन्स गाना, यही कहते हैं। प्ले मीन्स खेलना, यही कहते हैं। ये किताबों में भी लिखा है, आप जानते भी हैं। लेकिन रियल में इसकी मीनिंग ये नहीं है। इसकी रियल मीनिंग क्या होती है? गो का अर्थ होता है जाओ, सिंग का अर्थ होता है गाओ या गाइए, जैसा सेंस रहेगा। प्ले का अर्थ होता है खेलो या खेलिए। अब जरा देखिए, आप जब क्लास में आप होते हैं तो टीचर आपसे क्या कहता है? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। राइट, तो क्या कहता है? लिखना। वो तो कह रहा है ना लिखो। राइट डाउन, लिखो। तो कहने का मतलब कि जब क्रिया में आप ये शब्द हो सकते हैं, these are the combination of vowel and consonant that has a complete sense, so this is called word. लेकिन इसको जाना, खाना, पीना कहने के पहले हमें एक चीज ध्यान देनी होगी, और वो चीज क्या है? वह चीज है कि हम जब इसको इन्फिनिटिव में अगर लाएंगे, अभी मैं इन्फिनिटिव को अलग रख रहा हूं, थोड़ा सा जान लें। जब हम इसको कहेंगे टू गो, तो भी इसका मतलब होता है जाना। जब हम इसको कहेंगे टू सिंग, तब इसका मतलब होता है गाना। जब इसको हम कहेंगे टू प्ले, तब इसका मतलब होता है खेलना। क्लियर हो गया? या जीरेंड में क्या होता है? जीरेंड में आप जानते हैं V1 प्लस ING, जो क्रिया है उसके प्रथम रूप में ING हम लगाते हैं, तो गो से बन जाएगा गोइंग, इसका अर्थ हो गया जाना। सिंग से बन गया सिंगिंग, इसका अर्थ हो जाएगा गाना। और प्ले से बन गया प्लेइंग, इसका अर्थ हो गया खेलना। ऑलवेज कीप इन माइंड वी आर रीडिंग इंग्लिश। मैं छोटे वीडियोस बहुत बना करके और बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट आ जाए, बहुत जल्दी कुछ हो जाए, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग अबाउट दैट. I want to say this is very clear concept which is in my conscious. I have come on this platform to teach you what I know, to share you what I know, to make you expert in that language. I don't have mission to just be viral or to be the best teacher on this platform. No way. I don't think so. And there is not a single thought about my mind that is related to being for the best teacher. No way. मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको दूंगा 100% मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो जानता हूं आपको मैं वो बताऊं, बस। यहां पर देखिए, हम जीरंड को ले रहे हैं। जीरंड में हमने लिया लिखना एक कला है। लिखना एक कला है। अब मेरी बात आप समझ चुके होंगे। क्या समझे आप? कि अगर क्रिया के अंत में ना ने नी हो, तब वो जीरंड या इन्फिनिटिव होगा। और वो जीरंड इन्फिनिटिव जब होगा तो दो ही प्रकार से ट्रांसलेशन इसका हम बनाते हैं, एडिंग ING इन जीरंड and adding to just before the first form of the verb in infinitive. अब लिखना एक कला है, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं? एक तो आप कह देंगे राइटिंग इज एन आर्ट, पहला। अब दूसरा इसी का ट्रांसलेशन मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इट इज एन आर्ट टू राइट। इट इज एन आर्ट टू राइट। अब अगर आप देखें, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, क्या? टू राइट इज एन आर्ट। तीनों को आप देखिए, तीन सेंटेंस आपका एक ट्रांसलेशन है। दैट इज जीरंड, दैट इज इन्फिनिटिव वर्किंग एज ऑब्जेक्ट, एंड हियर इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट। तो जब हम ING जोड़ते हैं तो जीरंड बनता है,
और टू जब पहले लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, जैसे करना ही सीखना है, करना ही सीखना है। अब क्या हो जाएगा? डूइंग इज लर्निंग, डूइंग इज लर्निंग। ठीक, पढ़ना ही, पढ़ना ही लिखना है। मान लीजिए कोई वाक्य है, ले लेंगे, क्या हो जाएगा? रीडिंग इज राइटिंग, reading is writing. So my friend, it's very clear. In gerund we have to add ing in the first. यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। In gerund we add ing in the first form of the मेन वर्ब। इसको आप हमेशा नोट में बना के रखेंगे कि जिरंड में हम क्या करते हैं, जिरंड में हम ing जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर? 100% क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? एक बार फिर मैं अपनी बात रिपीट कर दे रहा हूँ। जिरंड में आपको ing जोड़ना है और कैसे ट्रांसलेशन बनते हैं वो भी मैंने आपको बोर्ड पर क्लियर कर दिया है। क्लियर? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल हमने पढ़ा और हमने जिरंड पढ़ा। अब हम लोग जो है एक नया टॉपिक यानी इन्फिनिटिव की चर्चा करेंगे, जो कि अगले वीडियो में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग मी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके सपोर्ट करें। अपने कमेंट्स को ज़रूर दें ताकि हम आपको एक बेहतर मुस्तकबिल देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।